ओके, सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें हमने आप लोगों को काफी टर्म्स के बारे में बताया था, जैसे एंटिटी क्या होता है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या है, गुड्स क्या है। तो एंटिटी ट्रांजैक्शंस तो आप लोगों को बताया था, एंटिटी इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, which प्रोड्यूस गुड्स और सेल और परचेज। जो फर्म का नाम होता है वो एक एंटिटी होता है, एंटिटी में बी एनी इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब देयर मस्ट बी सम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बीच हम ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि आपका नाम मान लो श्रीधर है, किसी का नाम अनीश है, किसी का कुशल है, तो ये क्या है, एक अपने आप में एक एंटिटी है, बट दे आर नेचुरल बिकॉज दे आर मेड बाय द गॉड। बट सम एंटिटी which deals the business activity is known as company like Reliance, Tata, ठीक है, सुपर बाजार, बिग बाजार, जालान। तो ये सारे क्या है, ये सब भी एक एंटिटी हैं जो अपने खुद के नाम से बिजनेस रन कर रहे हैं। इनके पास भी राइट है अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन इनके ऊपर केस शूट कर सकता है, ठीक है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एंटिटी। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन टू और मोर एंटिटी, यानी दो लोगों के बीच में जो हम लोग परचेस सेल करते हैं, लाइक परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, रिसिप्ट, कमीशन, ठीक है। सो दीज आर व्हाट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिमेन्स इन मॉनेटरी टर्म्स, ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ठीक है। वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है, इवेंट is not a transaction, event is the result of transaction, event is the result of transaction। for example कि आपने 10,000 का गुड्स परचेस किया और उसको 12,000 में सेल कर दिया, सो एक परचेस किया ये एक ट्रांजेक्शन है, सेल किया ये दूसरा ट्रांजेक्शन है। बट इस परचेस और सेल की वजह से आपने 2,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, है ना। 10,000 का परचेस किया और 12,000 में आपने सेल कर दिया, so 2,000 is the profit। profit is what, it is not a transaction, it is an event due to transaction। okay, so students अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल के बारे में, कल बात किया था हमने कैपिटल। सो कैपिटल क्या होता है, सो कैपिटल को देखो हिंदी में हम लोग एक वर्ड है जैसे पूंजी कहते हैं, यानी जो घर पे जमा पूंजी अपना रखे हैं उसे कहते हैं कैपिटल। यहाँ स्टेट और कैपिटल की बात नहीं हो रही है, कैपिटल यानी मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल क्या होता है इन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सो कैपिटल रिफर्स टू दोज मनी और दोज अमाउंट which is brought by owner, which is to be brought by owner to start a business is called capital। so इसको हम और अच्छे से कह सकते हैं, it refers to all those amount which is to be brought in by owner of its own, whether it is in cash or kinds, ठीक है, to start a business or to run or to expand an existing business, ठीक है। सो देखो यहां पर क्या बताया हमने, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इट रेफर्स टू ऑल दोज अमाउंट, इट रेफर्स टू ऑल दोज
amount which is to be brought in by owner of its own, उसका खुद का होना चाहिए. It should not be borrowed from any other. Okay, whether चाहे वो कैश में हो या और in kinds, चाहे वो whether it is in cash or in kinds, to start a business, या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए from the beginning, और to expand एग्जिस्टिंग बिजनेस, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए उसको लाता है. तो क्लियर हुआ. इन शॉर्ट वी कैन से दैट whatever amount brought in by owner of its own to run the business is called capital. Another word कह सकते हैं कि the amount invested by owner in its own business is called capital. यानी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो भी ओनर पैसा लाता है या इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहलाता है. तो कितने लोग से पूछोगे कैपिटल क्या है, तो दे कैन से इट सिंपली कि द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल. यस, ऑफ कोर्स. सो व्हाटएवर अमाउंट invested by owner into the business is called capital. So I hope this is clear to all of you. You can take the screenshot of it, and I am going to, yes, you can raise your hand if any query. Anybody? No. Okay, so I am making it more clear to all of you. See, we know that the word students, we know that to run our business we need money. हम लोगों को बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट? So the money required to carry on or to start a business is called business finance. First of all, the money to start or carry on business is called business finance, right? So बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा जरूरत पड़ेगा उसे हमें बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. बट द क्वेश्चन इज how we can raise the funds or how we can raise the finance. So there are two sources. So there are two sources to raise the funds or business finance we can say. दो सोर्स है फंड्स को रेज करने का. फर्स्ट वन इज ओनर्स, second one is borrowed, right? So owners fund यानी owner may bring cash, bank balance, ठीक है, and goods or stock we can say, furniture, okay, etc. So whatever owner is bringing, this is what owner's fund, this is what owner's fund. So this is called capital, okay. But borrowed fund may be loan, bank loan, ठीक है, loan from friend, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, और क्या हो सकता है, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हो सकती है. यानी लोन का मतलब बोरोड फंड मींस ओनर started his business by taking loan from outsider. So that amount will not be considered as a capital.
because that will be called a borrowed fund. This is a liability. Okay, capital is also liability, no doubt, but capital is internal liability and that is what? External liability. So capital word we use for the owner's fund only, and whatever amount we have taken borrowed from others is called borrowed fund, are considered as a loan, not a capital. So I hope this is clear to all of you students. Raise your hand. Raise your hand if it is clear. Anish, Kishan, yes, good. Okay, Tushar, clear? Good. So next, I'm going to start next topic. Capital is clear to all of you. Drawing. Drawings. So student, what is the meaning of drawing? So draw यानी कि कोई चीज खींचना, निकालना. ओके. सो ओनर क्या करता है, जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल. बट जब ओनर उसी पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है तो इसे कहते हैं ड्राइंग. ठीक है. सो ध्यान रखो कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन ओनर withdrew कैश और काइंड्स, चाहे वो पैसा निकाले या सामान, जैसे गुड्स ले लिया, चाहे पैसा ले लिया, जो भी उसकी जरूरत है. When owner withdrew cash or kinds from his or her business for personal use. For personal use is called drawing. सर. Yes. सर काइंड्स की जगह पे एसेट्स बोल सकते हैं. हाँ बेटा, एसेट्स काइंड्स का मतलब कैश के अलावा कुछ भी. ठीक है, एसेट्स ही तो हुआ. कोई भी चीज विड्रॉ करेगा, देखो बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी. लायबिलिटी कर्ज वाला पैसा होता है, कर्ज तो वो निकालेगा नहीं, जब भी निकालेगा एसेट्स ही निकालेगा. तो एसेट्स में चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे किसी अदर फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में हो, whatever he is taking from the business for his or her personal use is called drawing. Suppose that Mr. X is the owner of business and मान लो कि वो अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ बिजनेस से पैसा निकालकर उसको गिफ्ट खरीद कर दे दिए. तो दिस इज व्हाट? ड्राइंग. मान लो कि मिस्टर एक्स की गिफ्ट गैलरी ही है, गिफ्ट की शॉप है. ठीक है, और अपने बेटे के बर्थडे पे गिफ्ट देना है तो अपनी दुकान से ही कोई गिफ्ट निकाला और उसको दे दिया. तो ये क्या हुआ? पैसा नहीं निकाला, ये क्या हुआ? गुड्स. ठीक है. तो यहाँ पर विड्रॉवल ऑफ गुड्स है तो ये भी ड्राइंग कहलाएगा और विड्रॉवल ऑफ कैश भी तुम्हारा ड्राइंग कहलाएगा, बिकॉज बोथ द पर्पस इज फॉर व्हाट? पर्सनल यूज. तो ये दोनों ही पर्सनल यूज है. मान लो कोई घर पे बीमार पड़ गया, पैसे की जरूरत है, तो अब उसको पैसे देने के लिए वो क्या किए कि मतलब दवा खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस से ही पैसा निकालकर दवा खरीद के दे दिया. तो ये क्या हुआ? पर्सनल यूज. दिस इज व्हाट? ड्राइंग. So I hope this is clear. Anybody having the doubts? Sridhar, you are very new students. This is clear. What is the meaning of drawing? Yes sir. Okay, very good. If you have understood, this means everybody has understood, because you are very new and other student has done the class. Okay. Now we have to understand goods. Just I am making revision of all the topics what already you all have studied. Goods. So goods is what? देखो दो वर्ड होते हैं, goods होता है, goods and services. Goods and services. तो बेटा goods क्या होता है? जब हम जनरली पहले लेटरल मीनिंग हम बता देते हैं.
जब हम पैसा किसी को पेमेंट करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, यानी कोई सामान हमारे पास आता है तो कहते हैं कि वो गुड्स है। सर्विस क्या होता है? सर्विस ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम पैसा तो देते हैं लेकिन हम कोई सामान नहीं लाते हैं, बट हमें कुछ फील होता है कि हमने कुछ लिया। ठीक है, दिस इज व्हाट सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स के लिए आप गए जनरल स्टोर की दुकान पे, आपने टूथपेस्ट खरीदा, पैसा दिया, टूथपेस्ट लिया, तो ये क्या हो गया? आपका गुड्स दिख रहा है क्योंकि सामान हमें मिल रहा है। ठीक है, बट सर्विस क्या है? आप बार्बर के यहाँ गए हेयर ड्रेसिंग कराने, आपने पैसा दिया, कोई सामान उसके यहाँ से नहीं लाया, बट यू आर फीलिंग दैट कि हमारा हेयर स्टाइल अच्छा हो गया, यानी कुछ एक्सपीरियंस। मान लो स्कूल में फीस जमा करते हो, आपको क्या मिला? अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ? अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, मैं कोई सामान नहीं दे रहा हूँ। यू आर डिपॉजिटिंग योर फी इन स्कूल, बट आई एम गिविंग यू in place of money, in place of your fee, what I am providing you? Service. कुछ नॉलेज तुम्हारे दिमाग में आया, you feel that कि नहीं हमको ये समझ में आ गया। So this is what service. So देखो कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं जो गुड्स में डील करते हैं और कुछ होते हैं जो सर्विस में डील करते हैं। So goods and services की बात हम लोग कर रहे थे। I hope कि this is clear what is the meaning of goods and service. Goods are tangible, we can see, but services are intangible, we cannot see, just we can feel it, we can get the experience of it कि no we have। मान लो आपने क्या किया, जब टेलीविजन D2H आपने घर पे लगवा रखा है, अब वो डीएक्टिवेट हो गया है, अब आपको सर्विस लेनी है उसकी, तो आप पैसा देते हो और उसके बदले में वो रिचार्ज कर देता है। तो आप क्या, फिर आप फिर से देखते हो कोई सामान तो नहीं ना मिला, बट उससे आप फील कर रहे हो नहीं उसके बदले में हमको कुछ सर्विस, कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। सो व्हेन यू गेट सेटिस्फैक्शन इन प्लेस ऑफ मेकिंग द पेमेंट, सो दिस इज कॉल्ड सर्विस। ठीक है, बट यू कैन नॉट ब्रिंग इट होम, आप घर पे नहीं ला सकते उठाकर कोई सामान। यहाँ पे सर्विस, आप सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस गिवर दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे बार्बर के यहाँ जाते हो तो आप प्रेजेंट रहोगे तभी हेयर ड्रेसिंग करेगा। ओके, सो पहले तो लेटरल मीनिंग हो गया गुड्स और सर्विसेज का क्या, बट इन अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट गुड्स को कहते क्या है? कैसे हम एज्यूम करेंगे कि गुड्स क्या है? क्योंकि एक बिजनेस चलाने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए। देखो, गुड्स एक होता है और एक एसेट्स होता है, आपको मैं समझा देता हूं, अच्छे से समझेंगे आप सभी लोग। मान लो ये आपका बिजनेस हाउस है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो कॉमर्स ग्रुप का एक बिजनेस है, ठीक है, आप सभी लोगों के नाम से ये बिजनेस है, ठीक है। चलो, तो ये आपके बिजनेस का नाम है। अब बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले ये तो बिल्डिंग ही एक्वायर किए होगे, ये जो बिजनेस की बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। फिर इस बिजनेस को रन करने के लिए कुछ मशीन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टाइपराइटर वगैरह, मान लो कि कंप्यूटर वगैरह हो गया, कुछ इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये सब तुम्हारे क्या है, ये भी खरीद रहे हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम इसको भी गुड्स कह सकते हैं। बट नो, अ ले पर्सन, अ कॉमर्स स्टूडेंट, दोनों में अंतर होता है, इसलिए कि ले पर्सन के लिए सब गुड्स होगा, हाँ ये भी खरीद रहे हो वो भी खरीद रहे हैं, बट तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। तो देखो, जो भी रिसोर्सेज जिससे हम बिजनेस को स्मूथली रन करते हैं वो एसेट्स की कैटेगरी में आता है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि इन सभी की हेल्प से हम बिजनेस अपना रन करेंगे। इनको हमने खरीदा है बेचने के लिए नहीं, इनको हमने खरीदा है कि इन चीजों से हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करेंगे, राइट। लेकिन गुड्स क्या होता है? गुड्स इज द आइटम in which we deal, जिस चीज में हम डील करते हैं। डील मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग। डील मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग। ओके, यानी जिस चीज में खरीद और बिक्री करते हैं। क्यों करते हैं? विद
a motive with the motive of earning profit, right? हम जो खरीदते बेचते हैं with the motive of earning profit on regular basis. ओके यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी एक गुड्स होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। देखो पहले कि हम लोग पहला चीज बाय करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर क्यों कर रहे हैं, फॉर रीसेल, ठीक है, उसी गुड्स को रीसेल करना है। तीसरा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और चौथा जो होगा वो रेगुलर होगा। ये 4 चीजें, यानी बाइंग रीसेल एक ही में लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 पार्ट में हो जाएगा। बाइंग दी प्रोडक्ट फॉर रीसेल, दूसरा फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तीसरा रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो अब आप बताओ, अगर आपकी मशीन की दुकान है, मशीन की दुकान है, आप मशीन खरीदते बेचते हो तो मशीन गुड्स होगा। फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर गुड्स होगा, क्योंकि फर्नीचर खरीद बेच रहे हो। लेकिन अगर आपकी मशीन की दुकान नहीं है, फर्नीचर की दुकान नहीं है, और उसके बावजूद आप खरीद रहे हो मशीन और फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, तो ये क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि इन सारी चीजों से आप बिजनेस को स्मूथ रन करने में हेल्प मिलेगा आपको, है ना। इसका यूज करोगे बिजनेस को रन करने के लिए फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मोर देन 1 ईयर, है ना। तो ऐसी कोई भी चीजें जो हम खरीदते हैं जिसको यूज मोर देन 1 ईयर करते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस विल कंसिडर एज एन एसेट्स। बट गुड्स के लिए क्या होना चाहिए कि वी बाय फॉर रीसेल विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। तो अब इससे आपका क्या समझ में आता है, मान लो कि अगर आपकी कपड़े की दुकान है, क्लॉथ की दुकान है, तो क्लॉथ आप क्या करोगे, खरीदोगे, बेचोगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो क्लॉथ आपके लिए गुड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर से मान लो कि आपकी मोबाइल शॉप है, ठीक है, मोबाइल शॉप है, सो मोबाइल अगर आप परचेस सेल करोगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मोबाइल गुड्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर मान लो कि आपकी मोमोज की शॉप है, मोमोज, ठीक है, मोमोज आप लोगों को पता होगा, खाते होगे, सो आजकल नहीं खाते होगे भले ही, आई डोंट नो। सो मोमोज की दुकान है, तो मोमोज आप खरीदते बेचते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, जो भी, तो किसने करते हो, फॉर रीसेल विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड goods. So goods may be anything, whether it is small or large, it doesn't matter, but it depends on the dealing on in which we are dealing. अगर हम डील, मान लो हमारी फर्नीचर की दुकान है, हम फर्नीचर खरीद बेच रहे हैं, वी आर डीलिंग इन फर्नीचर, तो फर्नीचर विल बी गुड्स। बट जिस फर्नीचर को हमने डील करने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा, दैट विल बी कॉल्ड एसेट्स, ठीक है। अब अपने बिजनेस में, बिल्डिंग में, मान लो कि ऑफिस में एयर कंडीशन लगवाया, तो एयर कंडीशन में आप डील नहीं कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एसेट्स। बट अगर एयर कंडीशन की दुकान है आपकी, ठीक है, आप एयर कंडीशन बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो आपके लिए गुड्स कहलाएगा। सो गुड्स मे बी एनीथिंग, इट डजंट मैटर कि ये छोटा होगा या बड़ा होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट होना है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, व्हाट फॉर व्हाट पर्पस वी हैव बॉट। इफ वी हैव bought for resale with the motive of earning profit on regular basis, this will be called goods. But if we have purchased not for resale, but for the purpose of we use it, for the purpose of using it over a long period of time in our business for the smooth running of it, this is called assets. So I hope this is clear to all of you ki what is goods and what is asset. Asset, there are more definition of the asset, there are so many types of assets, no doubt. So here just I am making you differentiate ki while you purchase the machine, so you will not record that as purchase of goods. मशीन का परचेस मशीन की तरह लिखा जाएगा, बट गुड्स का परचेस गुड्स के परचेस की तरह लिखा जाएगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनीबॉडी हैविंग द डाउट? यस अनिश, Anish, unmute your mic. Is it clear? Yes sir. Okay, Krishan? Yes sir, clear है। Okay, चलो, I hope कि this is more clear for
previous class now, because previous class only it was the text written in your file. Okay, so now next topic, and one more topic I am going to add today. This is the new topic, outstanding expenses. This is new for all. Okay, outstanding. Outstanding means what? Outstanding means due, or we can say arrear. Sorry. So outstanding means, outstanding expenses means due, expenses is due, or arrear. Expenses is due or arrear means ऐसा expenses जो हमारे ऊपर बाकी है, यानी we have not yet paid. Means it refers to those expenses which have been due on us but not yet paid. Okay, so ऐसा कोई भी expenses जो हमारे ऊपर due तो हो गया but still we have not paid. Okay, so this is called outstanding expenses. Now in place of expenses we can use the name of expenses. हम लोग यहाँ पर एक्सपेंसेज का नाम लिख सकते हैं कि किस एक्सपेंसेज क्या है. जैसे आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, मान लो कि सैलरी उसकी होती है 10,000 और ड्यू टू लॉकडाउन अभी आप पूरी सैलरी नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, तो मान लो कि आप अपने एम्प्लॉय को 10,000 में से सिर्फ 5,000 सैलरी दिया, 5,000 अभी बाकी है देना है, तो उस 5,000 को किस नाम से आप रिकॉर्ड करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, right? Because it has been due on you but still you have not paid, so this is called outstanding salary. For example, landlord को आप अगर किराए पे रह रहे हो, आपको रेंट देना है but due to lack of cash flow and income you are not making the full payment, यार आप ड्यू कर दिए कि चलो हम इस महीने नहीं अगले महीने देंगे, तो इस महीने में आप रिकॉर्ड करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट. ठीक है, so all those expenses which have been due on us but still not paid is called outstanding expenses, right? So outstanding expenses will be considered as an asset or liability. Anybody can tell? Asset होगा या liability होगा? ये हमारे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है या एक कर्ज है? कौन बताएगा? सर कर्ज है, liabilities. Yes, very good beta. So this is what a liability. It should be written under the liability heading. And what kind of liability? There are two types of current and non-current. Non-current liability which are repayable, non-current liability which are repayable after 1 year, and current liability which are repayable within a year. So ये current liability में होगा क्योंकि outstanding salary, outstanding rent आप उसी साल पेमेंट करोगे, ऐसा नहीं कि 1-2 साल बाद पेमेंट करोगे. ठीक है, this is what a current. Next topic. This is also a new topic for you people. Prepaid expenses. I think the name itself saying about paid in advance. Paid in advance. Right? यानी ऐसा कोई भी expenses जो आपने advance में दे दिया. This is what prepaid expenses. For example, आपके employee को पैसे की जरूरत है, इस समय खर्च ज्यादा है लोगों का फिर भी लेकिन इनकम नहीं आ रहा, तो आपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दिया, यानी कि इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज नॉट बीन ड्यू ऑन अस but we have
पेड, ठीक है, यानी जो हमारे ऊपर ड्यू तो नहीं हुआ लेकिन हमने पेमेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस और पेड इन एडवांस। इसको एक अल्टरनेटिवली हम लोग लिखते हैं अनएक्सपायर्ड। अब यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज। अनएक्सपायर्ड मींस व्हाट, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो एक्सपायर हो गया वो एक्सपेंसेज हो जाएगा, बट अनएक्सपायर्ड का मतलब अभी हमें उस खर्च का पैसा यूज करना है, अभी अनएक्सपायर्ड है लेकिन एक्सपायर नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेज अब कौन बताएगा हमको कि ये एसेट्स की कैटेगरी में होगा या लायबिलिटी में, ये हमारे लिए कर्ज है या हमारा खुद का पैसा बाकी है, एनीबॉडी? Anybody can speak? रुद्र, कुशल, श्रीधर? सर एसेट्स होगा, यस। क्यों एसेट्स होगा? क्योंकि यह हमारा बाकी है खुद का, तो दिस इज व्हाट, एन एसेट्स। और विच काइंड ऑफ एसेट्स? जो कि प्रीपेड है, तो ऐसा नहीं कि 2-4 साल के लिए दे दिया, 1 महीने 2 महीने इसके लिए होगा, तो दिस इज व्हाट, करेंट एसेट्स, ओके। मैं क्रेडिटर और डेटर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, फिर बाकी का कल क्लास देखा जाएगा। डेटर्स, सो डेटर्स कौन होता है? when we sell goods to customer on credit, then customer will be treated as debtors, ठीक है। सो डेटर का मतलब देखो जनरली होता है द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड डेटर। तो आप देखो, अगर आपने गुड्स उधार बेचा किसी कस्टमर को, तो इसका मतलब पैसा आपका ड्यू हो गया कस्टमर के यहाँ, आपको कस्टमर से लेना है, तो कस्टमर क्या कहलाएगा? डेटर्स। बस इस डेटर को हम लोग जनरली ट्रेड डेटर के नाम से जानते हैं, ट्रेड डेटर्स, ठीक है। डेटर्स तो कोई भी हो सकता है, किसी को आपने उधार दिया वो भी आपके लिए डेटर हो गया, क्योंकि उससे पैसा आपको लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर किसी को आपने उधार दिया पैसा तो भी आपको पैसा लेना है, तो वो भी डेटर, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी डेटर में आ गया, लेकिन हम लोग डेटर मींस हियर ट्रेड डेटर की बात कर रहे हैं। तो डेटर इज अ कॉमन वर्ड, द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड डेटर, बट ट्रेड डेटर इज कॉल्ड व्हेन वी सेल गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, then customer will be treated as debtor, okay, this is called trade debtors. So you all are getting this? debtor, अब बताओ आप लोग क्या होगा, ये assets होगा या liability होगा? खुद से सोच के बताओ, कौन बताएगा? anybody will be speaking? कौन बताएगा debtors क्या होगा, assets या liability? just unmute your mic. सर लायबिलिटीज ही होना चाहिए। नहीं बेटा, डेटर्स लायबिलिटी कैसे होगा? आपको पेमेंट करना है या आपको पैसा लेना है? यस, लेना है, लेना है, लेना है। क्या कहलाएगा? एसेट्स। लायबिलिटी कर्ज होता है जो दूसरे को देना है, या ड्यू फ्रॉम है, ये पैसा वापस लेना है, तो ये एसेट्स होगा। कौन सा एसेट्स होगा? करेंट एसेट्स, राइट। सो अब इसी का ठीक उल्टा एक और वर्ड है क्रेडिटर, उसको भी बता देते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब व्हेन वी बाय गुड्स फ्रॉम supplier, when we buy goods from supplier on credit, then supplier will be known as creditor, ठीक है। creditor means trade creditor, ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है।
सो क्रेडिटर तो कोई भी हो सकता है, अगर हम देखा जाए, हमने अगर एक्सप्लेन किया करें तो द अमाउंट ड्यू टू अदर्स, ठीक है, द अमाउंट ड्यू टू अदर इज कॉल्ड क्रेडिटर, ठीक है। तो जो पैसा दूसरे को देना है वो क्रेडिटर है। ऐसे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा, हमने किसी से लोन लिया वो भी क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा। बट हम लोग ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर में शेयर जनरली भी assume that this is talking about trade creditor, okay? So trade creditor means what? जब हम किसी सप्लायर से गुड्स उधार खरीदेंगे, ठीक है, तो वो सप्लायर हमारे लिए क्या होगा? लेनदार, यानी क्रेडिटर, हमसे पैसा लेने वाला। द अमाउंट ड्यू टू अदर्स, ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी के कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड कौन से लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? Yes, sir. Okay beta, so is there any confusion? You can ask. I hope these topics are clear to all of you. अभी